ऑल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सक्सेशन एंड अडॉप्शन एंड ऑल्सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फैमिली लॉ। इसके बाद हमारा फैमिली लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सक्सेशन से। तो सक्सेशन में हम सबसे पहले फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। मैं इसको आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए सुमित्रा एंड सुरेश, ये लोग ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मान लीजिए ऐसा करके, और ये लोग हमारी सेकेंड जनरेशन में, यहाँ पे आपको साइड में लिख देती हूँ, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड द फोर्थ वन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ कि ये लोग ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक है, इनका एक बेटा होता है आलोक और इसने शादी करी होती है निया से। लाइक मॉडर्न नेम इट्स ओके, बट निया से शादी करी हुई होती है। लेकिन अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो आलोक है ये डाई हो जाते हैं। मैं यहाँ पे इनकी डेट लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ आए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 24/7/2005, ऐसे करके मैंने एक डेट लिख दी है। ठीक है, लेकिन इनसे पहले इनकी एक बेटी होती हैं प्रिया, जो कि मर गई होती हैं। यहाँ पे एक डेट लिख देती हूँ मैं 21/2020। मतलब कि जो प्रिया होती हैं, ये जो प्रिया हैं, ये अपने जो फादर हैं इनसे पहले ही मर गई होती हैं। ठीक है, तो अब इनके जो बेटे होते हैं अनु एंड अनी, ठीक है, और पिंकी की बेटे होती हैं सिया और पलक की बेटी होती हैं दिया। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट एक बार समझा देती हूँ। ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज बता दी थी चार्ट के बारे में। अब हम चार्ट समझते हैं। सुमित्रा एंड सुरेश ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आलोक अपनी मेन जनरेशन है और निया उनकी वाइफ है। इनकी बेटी होती हैं प्रिया, पिंकी, पलक एंड प्रथम। ठीक है, प्रिया जो होती हैं वो मर गई होती है 2020 को और ये 25 को। अब हम समझते हैं कि इनका सक्सेशन कैसे होता है। ठीक है, मेल का हम इनका सक्सेशन देख रहे हैं, आलोक का। इनका सक्सेशन कैसे होगा? सबसे पहले मदर, ठीक है, मदर को इनकी प्रॉपर्टी दी जाएगी। ठीक है, मदर कौन है? सुमित्रा मदर है। ठीक है, आलोक की मदर कौन है? सुमित्रा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मदर और वाइफ। ठीक, वाइफ को दिया जाता है। तो आलोक की जो वाइफ है वो कौन है? हमारी आलोक की वाइफ है निया। तो हम यहाँ पे निया का नाम लिख देते हैं। ये विडो है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है वो किनको मिलेगी? इनके बच्चों को। ठीक है, इनके बच्चों को। प्रिया को क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि प्रिया इनसे पहले ही मर चुकी हैं। तो हम इनकी प्रॉपर्टी देंगे पिंकी, पलक एंड प्रथम को। इनका नाम लिख देते हैं, पिंकी, पलक एंड प्रथम। ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या होता है? ऐसे बच्चे जो कि जिनके माता पिता मर गए हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पहले। मतलब ये जो है, ये है हमारे फादर, इनकी बेटी पहले ही मर गई हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे इनको इनकी प्रॉपर्टी जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अनु एंड अनी। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है कि मेल की डेथ से पहले कोई बच्चा अगर मरा है तो उसके बच्चों को मिलेगी। आपको इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये होता है हमारा मेल का सक्सेशन। ये हमारा मेल का सक्सेशन है और ये रूल होता है। सबसे पहले मेल के सक्सेशन में हम किसको देते हैं प्रॉपर्टी? मदर को, विडो को, चिल्ड्रन को और चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज चिल्ड्रन को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे फीमेल की सक्सेशन की। अगर अब हम कहें कि निया है, ये मर गई, आलोक वगैरह जिंदा है, इनके बच्चे सब जिंदा हैं। अब मैं आपको ये हटा नहीं रही हूँ, नहीं तो बाद में आपको नोट्स के लिए दिक्कत होगा। आलोक जिंदा है और प्रिया भी जिंदा है, सब जिंदा है, बस मरा कौन है? निया। अगर निया मर जाती है तो इनकी प्रॉपर्टी कैसे होगी? सबसे पहले हस्बैंड एंड चाइल्ड को दी जाती है। इनके हस्बैंड कौन है? इनके हस्बैंड है आलोक। मैं यहाँ पे आलोक का नाम लिख देती हूँ। आलोक के बाद सबसे पहले आलोक को दी जाएगी। आलोक के बाद प्रिया, पिंकी, पलक और प्रथम, इनका भी नाम लिख देते हैं।
प्रिया, पिंकी, पलक एंड प्रथम, इन लोग को दी जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लोग भी मरे गए हैं, ये लोग भी कोई ज़िंदा नहीं है, अगर मैं आपसे ये वाली लाइन कह दूँ, तो फिर ये प्रॉपर्टी इनकी निया की किसको जाएगी? निया के पेरेंट्स को। ठीक है, किसके पेरेंट्स को? या तो उसके हस्बैंड को, या तो जो मरी है निया उनके पेरेंट्स को। अब ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि पेरेंटल प्रॉपर्टी है कि ससुराल वाले साइड से? सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी का ओरिजिन क्या है। ठीक है, ओरिजिन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अगर प्रॉपर्टी पेरेंटल साइड की है तो फीमेल के पेरेंट्स को चली जाएगी। अगर आपको हस्बैंड के साइड से मिली है, मतलब कि सास ससुर ने दी है, तो फिर हस्बैंड के पेरेंट्स को चली जाएगी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन होता है बेसिकली कैसे करते हैं। यहाँ पे पेन चेंज करती हूँ मैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इसका जो सक्सेशन है ये कैसे होगा। ठीक है, दो टाइप का होता है। ये होता है टेस्टामेंटरी और ये होता है इंटेस्टेट। ठीक है, ये इसका क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे इसको मार्क करती हूँ। ठीक है, टेस्टामेंटरी का क्या मतलब होता है, ये विल होती है एक, मतलब वसीयत जो लिख के जाते हैं ना, मतलब लोग अपने बड़े बूढ़े लोग वसीयत लिख के जाते हैं, तो ये वो होती है कि ये हमने लिख दिया है कि हमारे मरने के बाद हमारी प्रॉपर्टी किसको जाएगी। ठीक है, इसमें कोई विल नहीं होती, मतलब कि हमें पता नहीं है कि प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, मतलब किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है कि उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी कैसे जाएगी। अगर कोई लिख के नहीं गया है तो हम ये वाले जो हमारे रूल्स हैं मेल का और फीमेल का, इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इनका एक सब टाइप और है एस्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट को चली जाती है अगर कोई भी रिलेटिव नहीं है। किस केस में? नो रिलेटिव्स। अगर जो इंसान मरा है उसका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई कुछ अता पता नहीं चल रहा है, तो जो वो प्रॉपर्टी है उसकी वो सारी की सारी गवर्नमेंट को चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अडॉप्शन की। हमने अपना वो पढ़ लिया है सक्सेशन, तो हम बात करेंगे अडॉप्शन की। अडॉप्शन इज़ नॉट अ वेरी टफ टॉपिक, तो मैं आधे नोट्स लेके आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ की हम बात करने वाले हैं। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है हमारा टू प्रोवाइड कंसोलेशन एंड रिलीफ टू द चाइल्डलेस पर्सन। ठीक है, ऐसे कपल्स जिनके कोई बच्चे नहीं हैं उनको हम बच्चों देते हैं, और जो बच्चे जिनके पास कोई पेरेंट्स नहीं, यानी कि जो ऑर्फन है, उनको पेरेंट्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडॉप्शन। अब हम बात करते हैं ये किस लॉ के अंदर है। ये है हिंदू लॉ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसको हम हामा भी बोलते हैं। ये की है 1956 का। नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करने वाले हैं वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिड अडॉप्शन। वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? लॉफुली कैपेबल होना चाहिए इंसान किसके? अडॉप्टिंग के। अगर आप अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल ही नहीं हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन इज़ लॉफुली कैपेबल ऑफ, मतलब जो इंसान अडॉप्शन करवा रहा है। सबसे पहले इनको हमको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि क्या, जो कर रहा है अडॉप्शन, मतलब कि कपल्स जो अडॉप्शन कर रहे हैं वो लॉफुली कैपेबल होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो इंसान जो बच्चा दे रहा है, जो मतलब कह सकते हैं ऑर्फन का जो भी मालिक है, वो लॉफुली कैपेबल होना चाहिए उसको करने के लिए जो काम वो कर रहा है। ठीक है, और जो पर्सन अडॉप्ट हो रहा है यानी कि जो बच्चा, वो भी लॉफुली कैपेबल होना चाहिए। इसकी भी कंडीशंस हम आगे देखेंगे। और आगे जो पॉइंट है, अडॉप्शन इज़ कम्प्लीटेड बाय एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग, मतलब कि एक्चुअल में गिविंग और टेकिंग, मतलब बच्चा जाना चाहिए पेरेंट्स को। अगर ऐसा वाला केस हो रहा है तो एक्चुअल अडॉप्शन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु में अडॉप्ट की बात करेंगे। एनी हिंदू मेल, साउंड माइंड, माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अडॉप्ट वो कर सकता है एक बेटे को तो वो अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन एक बेटी को हमारे इंडिया में लॉ है कि जो सिंगल
मतलब मेल पेरेंट्स हैं वो एक डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकते वो लोग आप जानते हैं। उसके बाद डॉटर अडॉप्ट कर सकता है अगर उसकी जो वाइफ है वो अगर ज़िंदा है या फिर उसकी शादी हो रखी है, ठीक है। अगर शादी हो रखी है और वाइफ ज़िंदा है तो फिर वो बेटी को अडॉप्ट कर सकता है। किसके कंसेंट से? अपनी वाइफ का कंसेंट उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर वाइफ का कंसेंट नहीं है तो फिर शादी, वो क्या बोलते हैं, अडॉप्शन नहीं हो सकता मेल मतलब फीमेल डॉटर का। अब बात करेंगे हम कैपेसिटी ऑफ फीमेल। इसमें साउंड माइंड होनी चाहिए, माइनर होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। और अगर मैरिड है और नहीं मैरिड है तो किसी भी सिनेरियो में सन या फिर वो डॉटर अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। अगर मैरिड है तो हस्बैंड का कंसेंट इसमें ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अदर कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन। जो भी एज गैप होता है हमारा, एज गैप होता है पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में, वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 ईयर्स का गैप नहीं है तो वो नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई मदर है वो अडॉप्ट करना चाहती है और वो 19 ईयर्स की है, ठीक है, मैं इस वाले पेन से लिख देती हूँ। मदर है, ठीक, अडॉप्ट करना चाहती है और वो कितने साल की है? हमारी है 20 ईयर्स की मान लेते हैं, ठीक है। और जो चाइल्ड वो अडॉप्ट करना चाहती है वो है 7 ईयर्स का। तो क्या ये सिनेरियो में वो अडॉप्ट कर सकती है? आंसर बताएंगे सभी लोग। क्या वो अडॉप्शन कर सकती है? इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनका जो एज गैप है वो 21 ईयर्स नहीं हो रहा है। कैसे? इनका जो बच्चे का और मदर के बीच में जो एज गैप है वो सिर्फ 14 ईयर्स का आ रहा है, तो ये नहीं कर सकती अडॉप्ट। मतलब एज गैप बेसिकली 21 ईयर्स का होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम कर लेते हैं हमारा, वो है नॉट बी अ रीअडॉप्टेड चाइल्ड और अ पेरेंट। अगर कोई ऐसा पेरेंट है जो रीअडॉप्ट करना चाहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। और चाइल्ड की जो मिनिमम एज होती है अडॉप्शन के लिए वो 15 होनी चाहिए। पेरेंट्स और चाइल्ड का गैप होना चाहिए हमारा पूरा का पूरा 21 ईयर्स का। और जो चाइल्ड का गैप है वो होना चाहिए, मतलब चाइल्ड की जो एज है वो होनी चाहिए 15। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ। कैसे करते हैं? जो और अदर हैं लॉ वो कैसे कर सकते हैं? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, ठीक है। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है 1890 का। ये वाला सबके लिए होता है। लेकिन जो हामा है, ठीक है, हामा, ठीक, हिंदू लॉ अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ के लिए हिंदू के लिए है, ठीक है। और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और साथ ही साथ में गार्जियन वार्ड एक्ट ये सब के लिए होता है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, जियो पारसी, आप अडॉप्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे लॉ गवर्निंग अडॉप्शन। इसका क्या मतलब है? वही जो मैंने बताया, हिंदू में सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सारे हामा के अंडर आते हैं, ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू अडॉप्टेड पेरेंट्स। मतलब कि क्या, जो कि बच्चे के जितने भी राइट्स होंगे, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, जो कुछ भी है वो सारे राइट्स अडॉप्टेड पेरेंट्स को चले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जे एक्ट कवर ओनली चिल्ड्रन हु आर इन नीड एंड केयर एंड। ऐसे बच्चों को ये लेता है जो कि सच में नीडी है और उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ अ अडॉप्टेड चाइल्ड। क्या राइट्स होते हैं? सेम राइट एज अ ओन चाइल्ड। मतलब कि जो आपका सगा बच्चा होता है बाय बर्थ, जिसको आप करते हो, उसके जो राइट्स होते हैं वही सेम राइट जाते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड को। ऐसा नहीं है कि आप अडॉप्टेड चाइल्ड को डिफरेंट फील कराओगे या फिर डिफरेंट उसके लिए कुछ करोगे, नहीं, सेम होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। और जब से वो बच्चा मतलब कानूनी रूप पे आपका लीगली बन जाता है, मतलब आपका खुद का बच्चा बन जाता है, तब से वो फैमिली उस चाइल्ड की हो जाती है, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो है न्यू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे केयरिंग की, ठीक है। केयरिंग में क्या है? चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। ये एक पूरी अथॉरिटी है, मतलब ये एक पूरा सिस्टम है। इसको एक नोडल बॉडी डील करती है जो कि है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं सारा। ये एक एजेंसी है। इसमें क्या होती है? केयरिंग होती है। क्या होती है? चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हम एक बात और करेंगे, जो भी कपल्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन और बाय किससे? अपने सारे जितने भी लिस्ट दी जाती है डॉक्यूमेंट्स की, अगर वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पूरा का पूरा अपना बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं।
और इसी के साथ हमारा फैमिली लॉ हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारा जो फैमिली लॉ है वो पूरा हो गया है ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय।